So hey guys, welcome back to my YouTube channel, that is Law Knowledge Learn Something New with Priyanka. In this video we will talk about family law, but in this video we will talk about what Hindu law is, and later on we will study and make a next video on the topic Muslim law. This video is useful for the purpose of judiciary as well as semester wise exam. So I will continue this video in English and Hindi both, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड फर्स्ट इज़ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में पहली चीज़ हमारी आती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें सबसे पहले हमारी बात हुई है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की. तो बेसिकली हमारे दो सोर्सेज होते हैं हिंदू लॉ में. पहला सोर्स होता है एशियन सोर्सेज, दूसरा है मॉडर्न सोर्सेज. एशियन सोर्सेज हमारे जो पुराने ज़माने में होते थे, जैसे कि स्मृति और वेदास, स्मृति और धर्मशास्त्र, कमेंट्रीज़ एंड डाइजेस्ट, कस्टम्स, ये सारे हमारे एशियन सोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न सोर्सेज. मॉडर्न सोर्सेज में हमारा आता है जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन. उसके बाद हमारे पास दो स्कूल हैं हिंदू लॉ के, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के. पहला स्कूल है दया भागा, दूसरा स्कूल है मिताक्षरा. दया भागा इज़ रिटर्न बाय जिमुतवाना एंड मिताक्षरा इज़ रिटर्न बाय यज्ञवल्क्या. अब ये तो याद करना पड़ेगा. और मिताक्षरा बेसिकली क्या होता है कि मिताक्षरा में जो प्रॉपर्टी है उसमें सन का राइट जो है वो बाय बर्थ हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर. लेकिन दया भागा में जो सन है उसका जो राइट होता है प्रॉपर्टी पे वो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर होता है. ठीक है. इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होती है और दया भागा में ऑब्स्ट्रक्टेड होती है. को पार्टनर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और बाय बर्थ ही वो बन जाते हैं को पार्टनर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. लेकिन दया भागा में आफ्टर द डेथ ऑफ फादर ही सन को प्रॉपर्टी मिलती है. नेक्स्ट इज़ Next is share of co-partner are not defined till provisions. तो बेसिकली इस पार्टीशन तक कोई वो नहीं मिलता. जब पार्टीशन होगा तभी शेयर्स मिलेंगे को पार्टनर्स को. और दया भागा में शेयर ऑफ ईच को पार्टनर इज़ डेफिनेट, पहले से ही डिफ़ाइन होता है कि अगर एक फादर है, फादर के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके सन को मिलेगी, फिर उसकी डेथ के बाद उसके सन को मिलेगी. तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है. नेक्स्ट इज़ नो को पार्टनर कैन एलिनेट द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर्ता. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता होता है और कर्ता के अलावा प्रॉपर्टी कोई भी एलिनेट नहीं कर सकता. लेकिन दया भागा में जो को पार्टनर हैं वो अपने शेयर को, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फादर कैन नॉट डिस्पोज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. फादर जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते और दया भागा में फादर जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं. मिताक्षरा पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, और दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही एप्लीकेबल होता है. अब सबसे पहले हमारा ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो सोर्सेज और हमने स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पढ़े. ये इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज सच हमारा बेयर एक्ट्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है. बेयर एक्ट में हमारा स्टार्ट है हु इज़ हिंदू से. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे हु इज़ हिंदू. हिंदू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंदस और सिंधु. हिंदू जो है, हिंदू वर्ड वो डिराइव करा गया था इंदस वर्ड और सिंधु वर्ड से. टेरिटोरियल डेफिनेशन इसकी क्या है? पहला है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, ज्यू इज़ अ हिंदू. मतलब वो पर्सन जो ना तो मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, ना ज्यू है, वो हिंदू बोला जाएगा. दूसरी डेफिनेशन ये है कि चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख इज़ हिंदू. वो बच्चा जिसके पेरेंट्स जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो वो बच्चा भी हिंदू माना जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है चाइल्ड हुज वन पेरेंट इज़ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख. कि वो बच्चा जिसके दो पेरेंट्स हैं, दो ही पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, और दोनों में से जो एक पेरेंट है वो या तो चाइल्ड है, वो या तो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, या फिर जैन है या सिख है, और उसकी अपब्रिंगिंग उस माहौल में हुई है, उस हिंदू माहौल में हुई है, उस बुद्धिस्ट माहौल में हुई है, तब वो बच्चा जो है उसको हिंदू कंसिडर करा जाएगा. या फिर फोर्थ है कन्वर्ट कर दिया. अगर किसी और धर्म का इंसान था और वो हिंदू में कन्वर्ट हो गया है तो उसको भी हिंदू बोला जाएगा. या फिर रीकन्वर्ट, पहले वो हिंदू था, फिर वो किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया और वो दोबारा से फिर बाद में हिंदू बन गया, तो वो भी हिंदू माना जाएगा. उसके बाद सेक्शन 3 में हमारी कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं.
पहली डेफिनेशन दी हुई है फुल ब्लड की। फुल ब्लड की डेफिनेशन हमारे सेक्शन 3C में दी हुई है। फुल ब्लड का मतलब होता है जिसमें सेम मदर हो और सेम फादर हो, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन है हमारी 3D में हाफ ब्लड की। हाफ ब्लड में हमारा क्या होता है कि डिफरेंट मदर्स होती हैं, मतलब अलग अलग मदर्स होती हैं, और फादर जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब स्टेप मदर जो होती है और फादर सेम होते हैं, तो वो हमारे हाफ ब्लड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करी गई है यूट्रीन ब्लड की। यूट्रीन ब्लड में क्या होता है, यूट्रस से समझ आ रहा है, ठीक है, यूट्रस से समझ आ रहा है इसमें कि इसमें क्या होगा, मदर जो है वो सेम होंगी और फादर जो है वो डिफरेंट होंगे। मदर सेम होंगी और फादर जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप्स हमारे वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं, इनसे हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो, थर्ड जनरेशन होती है, लीनियल असेंडेंस थ्रू मेल, मतलब फादर के 3 जनरेशन और मदर की 5th जनरेशन तक हम शादी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सपिंडा रिलेशनशिप्स में आती हैं। ऐसी मैरिजेस हमारी वॉइड मैरिज मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 3G में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कि वो कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड होंगे, जिसमें आप शादी नहीं कर सकते। पहला वही सेम चीज़ कि लीनियल असेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब मदर की 5th जनरेशन और फादर की 3rd जनरेशन वाले असेंडेंट्स, और ये आपको याद रखना है कि 3rd जनरेशन ऑफ मदर एंड 5th जनरेशन ऑफ फादर, ठीक है, वो हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती हैं। उसके बाद वाइफ हस्बैंड ऑफ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब वाइफ या हस्बैंड है अगर लीनियल डिसेंडेंट के या फिर लीनियल असेंडेंट्स के। उसके बाद हमारी वाइफ का भाई, फादर्स और मदर्स ब्रदर, मतलब मामा जी हो गए, ठीक है, मौसा जी हो गए, मौसी जी हो गई, ये सारे लोग भी हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में आते हैं। उसके बाद ब्रदर सिस्टर, अंकल नीस, आंट नेफ्यू, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्रदर्स ब्रदर, सिस्टर्स सिस्टर्स, ये सारे रिलेशनशिप्स हमारी प्रोहिबिटेड होती हैं, और इसमें अगर कोई शादी करता है तो वो जो होती है शादी वो वॉइड मैरिज होती है, उसको कोई वैलिडिटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्शन 5 बात कर रहा है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज की। ये बेसिकली पूरा बेयर एक्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है, ये पूरा बेयर एक्ट ही है एक तरीके से। तो सेक्शन 5 बात करें कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। एक मैरिज, हिंदू मैरिज कब मानी जाएगी, बिटवीन टू हिंदू, जब वो 2 हिंदुओं के बीच में होगी तब उसको एक हिंदू मैरिज बोला जाएगा। इसमें क्या होता है, नो स्पाउस लिविंग, जब आप शादी कर रहे हो तो आपका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, ना तो लड़की का ना लड़के का, अगर है तो ऐसी मैरिजेस वॉइड मैरिजेस मानी जाती हैं। सेकंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर कोई बंदा है वो कंसेंट नहीं दे सकता और फिर भी उसकी शादी करा दी तो ऐसी मैरिजेस क्या होती हैं, वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंसेंट केपेबल बट मेंटल डिसऑर्डर अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन, मैरिज नहीं कर सकता, प्रोक्रिएशन नहीं कर सकता, ऐसी कंसेंट भी क्या होती हैं, वॉइडेबल होती हैं। अटैक ऑफ इंसेनिटी, इंसेनिटी का अटैक आया है तो ऐसी मैरिजेस भी वॉइडेबल होंगी। एज ऑफ पार्टी, पार्टी की एज, ग्रूम की एज 21 साल होनी चाहिए और ब्राइड की 18 ईयर्स होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर शादी करी है तो वो शादी वॉइड होती है, और अगर सपिंडा मैरिज है तो वो भी वॉइड होगी। सपिंडा और प्रोहिबिटेड हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7 जो कि बात कर रहे हैं सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिजेस। अब हिंदू मैरिजेस में कौन सी सेरेमनी परफॉर्म होती हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी सेरेमनीज, जैसे कि सप्तपदी में ब्राइड और ग्रूम जो है वो 7 फेरे लेते हैं बिहाइंड द फायर, राइट, अराउंड द फायर, ठीक है। तो इसमें सेरेमनीज परफॉर्म होती हैं और जो जिसकी सेरेमनी है वो अपनी सेरेमनी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है और रूल और मैनर और कंडीशन जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब होती हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 25 रुपीज़ का फ़ाइन होता है अगर मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा तो 25 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा।
उसके बाद आते हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1956। सबसे पहले है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है, सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन है, सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज है, सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज है, सेक्शन 13 में डाइवोर्स है। सेक्शन 9 बात करें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। तो अब बात करेंगे सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। तो पहला क्या होता है, ये फर्स्ट होता है पर्पस इसका, अलाउ स्पाउस टू सीक अ कोर्ट ऑर्डर कंपेलिंग द अदर स्पाउस टू रिज्यूम मैरिटल कोहैबिटेशन इफ द अदर हैज़ withdrawn from the matrimonial relationship without a valid reason। कि अगर हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से किसी ने भी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को परफॉर्म करने से मना कर दिया है विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो जो पार्टनर है वो कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है, ऑर्डर ले सकता है कि भाई इसने अपने कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट कर दिया है, तो इसको बोलो कि वो आकर परफॉर्म करे अपने राइट्स। ठीक है। सेकेंड, एसेंशियल एलिमेंट्स अ वैलिड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो एक मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए। ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे वैलिड मैरिज की डेफिनेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ये। ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग मैरिज नहीं है तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, और अगर वैलिड मैरिज नहीं होगी तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज रिस्पोंडेंट हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द पिटिशनर्स कंपनी। तो रिस्पोंडेंट ने जो है वो विड्रॉ कर दिया है पिटिशनर के कंपनी से, वो नहीं आना चाहता उसके पास, उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया अपने राइट्स। थर्ड, विड्रॉल इज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। अगर जो उसने विड्रॉ किया है उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई ग्राउंड पे नहीं करा उसने, बस एवं ही किसी एक रीज़न की वजह से कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, पिटिशनर इज़ विलिंग टू रिज्यूम मैरिटल लाइफ। और पिटिशनर चाहता है कि वो अपनी मैरिटल लाइफ को दोबारा से शुरू करे, रिज्यूम करे, तभी सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे पिटिशनर जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सपोर्ट ले सकता है कोर्ट में जाके। ठीक है। उसके बाद थर्ड है विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी का मतलब क्या है, रिफ्यूजल टू लिव टुगेदर और परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस। पार्टनर्स ने मना कर दिया कि एक पार्टनर ने मना कर दिया कि मैं साथ नहीं रह सकता, ना ही मैं मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। रीजनेबल एक्सक्यूज़, अब कब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट नहीं ले सकते, अगर रीजनेबल एक्सक्यूज़ है तब आप कॉन्जुगल राइट का सपोर्ट नहीं ले सकते। और रीजनेबल एक्सक्यूज़ कौन से होंगे हमारे, या तो क्रूएलिटी या अडल्ट्री या डोमेस्टिक वायलेंस या फिर और बहुत सारी चीज़ें जो डाइवोर्स के अंदर ऑलरेडी मैंशनड है। उसके बाद नेचर ऑफ रेमेडी। रेमेडी जो है वो सिविल रेमेडी होती है, ये क्रिमिनल रेमेडी नहीं होती है। अब इसमें हमारे दो केसेस हैं, ये एक केस है ये आप देख लेना बाद में, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा का केस है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे। नेक्स्ट बात हो रही है सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन की। अब जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, इट इज़ अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ स्पाउस आर फॉर्मली सेपरेटेड बाय अ कोर्ट ऑर्डर बट द मैरिज इज़ नॉट डिसॉल्व्ड। इट इज़ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, स्पेशली द ऑब्लिगेशन टू लिव टुगेदर। बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट ये बोलता है हस्बैंड वाइफ को कि आप कुछ टाइम के लिए अब अलग अलग रहो। ठीक है। ये डाइवोर्स नहीं होता, वो 6 महीने का नहीं होता टाइम पीरियड जिसमें वो अलग अलग रहने के लिए बोलते हैं डाइवोर्स से पहले, ये वही है। ठीक है। तो इसमें मैरिज डिज़ोल्व नहीं हुई है, लेकिन आपका जो राइट टू लिव टुगेदर है वो डिज़ोल्व हो गया है, ऑब्लिगेशन नहीं है अब आपके पास साथ रहने की। पर्पस क्या है, ऑफर टाइम एंड स्पेस टू कपल्स, ताकि टाइम और स्पेस मिल सके कपल्स को, लेस ड्रास्टिक ऑल्टरनेटिव टू डाइवोर्स। एक तरीके से ये एक ऑल्टरनेटिव है डाइवोर्स का। नेक्स्ट इज ग्राउंड्स फॉर सेपरेशन। सेपरेशन के ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं, वही सेम ग्राउंड्स है जो डाइवोर्स के लिए भी दिए हुए हैं, जैसे कि अडल्ट्री, क्रूएलिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डिजर्शन, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, लेप्रोसी, वेनरल डिसीज़ एट्सेट्रा। ठीक है। लीगल इफेक्ट क्या है, मैट्रिमोनियल राइट्स सस्पेंडेड, जो मैट्रिमोनियल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। रीमैरी नहीं कर सकते, नो लॉन्गर ऑब्लाइज टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उनके ऊपर। स्टेप टुवर्ड्स डाइवोर्स, डाइवोर्स की तरफ एक स्टेप होता है ये। इसका केस लो भी ये देख लेना, स्वर्णलता वर्सेस हरभजन सिंह।
नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 11 वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस हमारी कौन कौन सी होती हैं? बाइगैमी है, प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर आपने शादी करी है, या फिर सपिंडा रिलेशनशिप्स में आपने शादी करी है। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं वॉइड मैरिजेस के। और ये मैरिजेस जो होती हैं नल एंड वॉइड होती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। शादी जब से हुई है तब से ही ये मैरिजेस वॉइड मैरिज की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 बात कर रहा है वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिजेस में क्या डिफरेंस है? वॉइड मैरिज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग, और वॉइडेबल मैरिज मतलब दोनों में से कोई भी एक पार्टी के पास राइट होता है उसको डिज़ोल्व करने का, मैरिज को, ठीक है। वॉइड मैरिज में राइट नहीं होता, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ही डिज़ोल्व हो जाती है, उसका कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं होती। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में आपकी चॉइस होती है कि आपको डिज़ोल्व करनी है या आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। वॉइडेबल मैरिजेस के 4 ग्राउंड्स हैं। पहला रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंस, रिस्पोंडेंट जो है वो इम्पोर्टेंस हो जाए। सेकंड अनसाउंड माइंड हो जाए। थर्ड कंसेंट, पिटिशनर या गार्डियन की अगर कंसेंट ली है बाय फ्रॉड कमिट करके अगर आपने शादी के लिए कंसेंट ली है, या फिर ज़बरदस्ती करके ली है, तो ये सारी कंसेंट भी हमारी वॉइडेबल मैरिज के अंदर आएगी। ऐसी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं बोलते इसको, ठीक है। उसके बाद प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ ब्राइड, अगर मैरिज के पहले ही प्रेगनेंसी थी ब्राइड की और उसको पता नहीं था, तो ऐसी मैरिजेस भी वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 13 सेक्शन बात कर रहा है डाइवोर्स की। सेक्शन 13(1) बोल रहा है अवेलेबल टू हस्बैंड और वाइफ। 13(1) में जो है ये राइट टू डाइवोर्स जो है वो हस्बैंड के पास भी है और वाइफ के पास भी है। और ये कब हो सकता है? जब अडल्ट्री कमिट हुई हो, क्रूएलिटी हुआ हो, डिजर्शन हो, कन्वर्जन हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, लेप्रेसी हो, वेनरल डिसीज़ हो, री अनाउंस्ड वर्ल्ड हो, या फिर नो हर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक पता ही नहीं कि कहाँ है, तब हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास राइट होता है कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं। फिर 13(1) बात कर रहा है अवेलेबल ओनली टू हस्बैंड और वाइफ, दोनों को अवेलेबल होता है, ये भी हस्बैंड को भी होता है और वाइफ को भी होता है ये, ठीक है। इसमें नो कोहैबिशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम जुडिशियल प्रिपरेशन, और 1 साल तक कोई कोहैबिशन नहीं हुआ। सेकेंड नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फॉर 1 ईयर आफ्टर डिक्री ऑफ कॉन्जुगल राइट। सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगल राइट जो है वो परफॉर्म करने की डिक्री आती है, और अगर डिक्री आ गई कोर्ट से फिर भी पार्टनर्स जो है वो कॉन्जुगल राइट को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है क्या ले सकते हो? डाइवोर्स ले सकते हो। उसके बाद है सेक्शन 13(2), ये रेमेडी जो है ये सिर्फ वाइफ को मिलती है। वाइफ को कब मिलेगी? अगर बाइगैमी हुई है, रेप हुआ है, सॉडमी, बेस्टैलिटी, मेंटेनेंस नहीं दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर 18 ईयर्स के पहले उसने शादी करी है और वो 18 की हो गई, तो 18 की होकर उस मैरिज को रेपुडिएट करा सकती है। उसके बाद सेक्शन 13(B) आता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें दोनों पार्टीज़ म्यूचुअली अग्री करती हैं और डाइवोर्स ले लेती हैं। ग्राउंड्स क्या होते हैं इसमें? लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर, शादी के 1 साल तक जो है अलग अलग रह रहे हैं। सेकेंड नॉट एबल टू लिव टुगेदर, म्यूचुअली अग्रीड टू डिज़ोल्व, साथ नहीं रह सकते और म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि हाँ अब हम साथ नहीं रहेंगे, डिज़ोल्व कर रहे हैं। ये ओन मोशन भी होता है, अगर ओन मोशन है तो नॉट अर्लियर देन 6 मंथ आफ्टर द पिटीशन डलने के 6 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स नहीं होता, लेकिन 18 महीने से पहले डाइवोर्स की पिटीशन जो है वो ग्रांट करनी पड़ेगी, आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा। सेक्शन 14 बात कर रहे हैं नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि अगर शादी के 1 साल के अंदर अंदर आप डाइवोर्स की पिटीशन नहीं डाल सकते अनलेस कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 15 बोल रहा है रीमैरी में वो ये बोल रहा है कि मैरिज डिज़ोल्व अगर हो गई है तो आप रीमैरी नहीं कर सकते, कब तक? इफ़ अपील राइट, अगर अपील का राइट है आपके पास अभी भी, ठीक है, तो आप उस दौरान रीमैरिज नहीं कर सकते। अगर अपील राइट जो है वो टेन्योर, अपील का जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो चुका है, तब आप रीमैरिज कर सकते हो। और अगर अपील डिसमिस हो गई है तब भी आप रीमैरिज कर सकते हो, पर आप अपील के टाइम के दौरान शादी नहीं कर सकते, रीमैरिज।
16 बात करें लेजिटिमेसी की। लेजिटिमेसी वो ये बोल रहा है कि अगर चाहे मैरिज वॉइड मैरिज हो चाहे वॉइडेबल मैरिज हो, दोनों के जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट माने जाते हैं, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, फादर और मदर की प्रॉपर्टी पे उनका राइट होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट नहीं होगा, लेकिन फादर और मदर की प्रॉपर्टी पर राइट होगा। सेक्शन 17 बोल रहा है पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। बाइगैमी की पनिशमेंट्स हमारी वही सेम आईपीसी वाली हैं। उसके बाद सेक्शन 18 बोल रहा है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर कंडीशंस। अगर कोई और कंडीशन है और उसका कॉन्ट्रावेन करा है तो उसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल की और 1 लाख का फ़ाइन या फिर दोनों, और 5(1)(v) में है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ 1 महीने की जेल और 1000 रुपये फाइन या फिर बोथ। सेक्शन 19 बात करें जुरिस्डिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहले मैरिज सोनिमलाइज्ड जिस डिस्ट्रिक्ट में हुई है उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। जहाँ पर मैरिज सोलेमनाइज्ड हुई है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वही वाला जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन है। सेकंड, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर रिस्पोंडेंट रह रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। थर्ड, पार्टीज टू मैरिज, जहाँ पर वो लास्ट साथ में रहे हैं जिस जगह पर, वहाँ पर हो सकता है। और फोर्थ बोल रहा है पिटिशनर रिसाइड आउटसाइड इंडिया और नॉट सीन फॉर 7 ईयर। अगर पिटिशनर जो है आउटसाइड इंडिया रह रहा है और 7 साल तक उसको नहीं देखा गया, तो जहाँ पर रिस्पोंडेंट रह रहा है उस वाले कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन की पावर होगी। उसके बाद बात हो रही है सेक्शन 20 की, जो कि बात कर रहा है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशनर। तो ये प्लेंट में एफिडेविट के द्वारा ही हमारे वेरीफाई किए जाते हैं। सेक्शन 21 बात कर रहा है कि हाई कोर्ट में मेक रूल्स, हाई कोर्ट के पास पावर है रूल बनाने की। पिटिशनर 21A बोल रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन, कि पिटीशन जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है अगर पिटिशनर जो है वो एक पार्टी है और सेकंड पिटिशनर है, 2 पिटिशनर है और सेम डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर सेम डिस्ट्रिक्ट है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, और अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट वो उसके पास पावर होगी ट्रांसफ़र करने की जिसके पास सबसे पहले हमारी फ़ाइल डली थी केस की, ठीक है। 21B बात करें स्पेशल प्रोविजंस की, जो कि ये बोल रहा है कि अगर ट्रायल डे टू डे है तो विद इन 6 मंथ आप ख़त्म कर दोगे केस, और अपील के लिए जो टाइम पीरियड है वो होगा आपका 3 महीने का। 21C बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एडमिसिबल इफ़ नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। वो ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, उनको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा अगर वो ड्यूली स्टैम्प नहीं है। तो ड्यूली स्टैम्प होंगे तो ही एडमिसिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। फिर बात हो रही है मेंटेनेंस की। सेक्शन 24 हमारा मेंटेनेंस की बात करता है, जिसमें वो ये बोलता है मेंटेनेंस पेंडेट लाइट और प्लस एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिल सकता है, और उनको मिलेगा जिनके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है, नो सफिशिएंट इनकम, ठीक है। अपील डिस्पोज करने के लिए 60 दिन का टाइम मिलता है। सेक्शन 25 बात कर रहे हैं परमानेंट एलिमनाई की, कि आप एक ही बार में पेमेंट कर दो पूरा एलिमनाई का, टोटल पेमेंट होती है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मंथली वो नहीं होता, परमानेंट एलिमनाई एक बार में दे दो और ख़त्म। और नॉट एंटाइटल की मतलब कब एंटाइटल नहीं होता हस्बैंड या वाइफ एलिमनी के, पहला जब या तो वो रीमैरी कर ले दोनों, वाइफ डू नॉट रिमेन इंचेस्ट, वो प्योर नहीं रही तो उसने चीटिंग कर ली कहीं और चली गई तो, हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन आउटसाइड द वेडलॉक के बाहर उसने इंटरकोर्स कर लिया तो भी एंटाइटल नहीं होता वो एलिमनी के। उसके बाद सेक्शन 26 बात करें कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की कस्टडी हस्बैंड और वाइफ किसी को भी मिल सकती है, प्रॉपर उसमें जो है चिल्ड्रन का वेलफेयर देखा जाएगा, और 60 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है आपको अपील करने के लिए। सेक्शन 27 बात करें डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हस्बैंड वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी है तो कोर्ट मदद करेगा उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए। फिर सेक्शन 28 बात करें डिक्री एंड ऑर्डर, अपील फ्रॉम डिक्री टू कोर्ट वेयर अपील ऑर्डिनरी लाई, जहाँ पर अपील लाई कर रही है उसी कोर्ट के पास अपील जाएगी उस डिक्री या ऑर्डर की जहाँ पर डिक्री और ऑर्डर पास हुआ है।
और प्रेफर टाइम पीरियड कितना है 90 डेज़ का। 90 डेज़ में आपको डिक्री और अपील फाइल करनी ही पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट के बारे में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।